आज हमारी कैबिनेट मीटिंग जो हुई, उस कैबिनेट मीटिंग में मुख्य निर्णय इस प्रकार से लिए गए हैं। पहला निर्णय उसमें करनाल, पानीपत और शाहबाद की जो चीनी मिलें हैं उनका नए चीनी संयंत्र और जो सह उत्पादन संयंत्र अर्थात एथेनॉल प्लांट भी उसमें स्थापित किया जा रहा है। उसके लिए 235 करोड़ रुपए की सावधि ऋण के लिए राज्य सरकार ने गारंटी ये दी है ताकि ये काम जल्दी से शीघ्र पूरा हो जाए। इसी प्रकार से नगर परिषद अम्बाला की 61 कनाल जमीन ये आयुष विभाग को राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज चांदपुरा गांव के अंदर ये दी गई है ताकि वहाँ पर एक होम्योपैथी का कॉलेज ये बनाया जा सके। इसी प्रकार ईएसआई अस्पताल, हरियाणा में ईएसआई अस्पतालों की संख्या बढ़े तो उसके लिए भी गांव रेवली जिला सोनीपत में नगर निगम की 5 एकड़ ज़मीन ये आवंटित की है ताकि वहाँ एक नया ईएसआई हॉस्पिटल ये बन सके। बिजली विभाग को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से सोनीपत जिले में 2 स्थानों पर गांव देवड़ू और गांव जगदीशपुर यहाँ 33 केवी सब स्टेशन के लिए इन दोनों स्थानों के ऊपर कुल 24 कनाल ज़मीन ये दी गई है ताकि ये काम भी सुचारू ढंग से आगे बढ़ सके। एक बहुत बड़ा निर्णय इस बार हमारी कैबिनेट मीटिंग में हुआ। अभी तक जैसे हम जानते हैं कि हरियाणा में 10 नगर निगम पहले से थे और आज एक नए नगर निगम मानेसर इसको नई रचना इसकी बनाई गई है, इसको अप्रूवल मिला है और इसमें 29 गांव ये जोड़े गए हैं मानेसर के साथ, जिसका क्षेत्रफल कुल मिलाकर के लगभग 125 वर्ग किलोमीटर ये होगा। तो अब से हरियाणा के अंदर 11 नगर निगम ये हो गए हैं। भर्तियों में हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से हम जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर इनकी भर्ती करते हैं, लेकिन भर्तियां सुचारू ढंग से और जल्दी शीघ्र हो सकें तो इसके लिए इस बार 25% कोटे की ये जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर अर्थात डॉक्टर्स की भर्ती ये नियमित जो विभाग के द्वारा की जाएंगी और इसको हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC की परिधि से छूट दी गई है। ग्राम पंचायतों को और सुदृढ़ किया जाए, उनके संसाधन बढ़ाए जाएं। इसके लिए बिजली की जो खपत होती है गांव के अंदर, जो डोमेस्टिक मीटर्स होते हैं उनके ऊपर 2% की दर से पंचायत का एक बिजली टैक्स ये लगाया गया है। इससे लगभग 100 से 125 करोड़ रुपया वार्षिक ये पंचायतों को मिलेगा जो विकास कार्यों में लग सकेगा। इस काम में कृषि आधारित उद्योग और कृषि उपभोक्ता इनको इसमें छूट दी गई है। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RTS जो दिल्ली से पानीपत कॉरिडोर बनने जा रहा है उसको भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। ये 6 साल में बनकर तैयार होगा अर्थात 2026 में तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर कुल 21,000 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है, जिसमें से हरियाणा लगभग 4,700 करोड़ रुपए की राशि ये अपना योगदान इसमें करने वाला है। तो ये भी एक बड़ा पग हमारे हरियाणा के लिए दिल्ली से पानीपत तक का RRTS का जो रेलवे का प्रोजेक्ट है ये बहुत जल्दी पूरा होगा। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी FMDA यहाँ जो हमारी शहरी जो रीजनल ट्रांसपोर्ट सर्विस है, सिटी बस सर्विस, उसको भी जो एक दर्जा दिया गया है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का जो FMDA है, ताकि जो भी कोई सेवाओं का निर्णय है वहीं पर हो सके, सारी व्यवस्था स्ट्रीमलाइन हो जाए, तो RTA का दर्जा FMDA को दे दिया गया है। सरकारी कर्मचारी इनकी भर्ती, जैसे हमने पिछले वर्ष ग्रुप D की भर्ती ये एक ही कैडर बना करके और सामूहिक सभी विभागों के लिए की थी, वैसे ही ग्रुप C इनका भी एक कैडर बना दिया गया है। अब अगली जो भर्ती होगी सब विभागों की ग्रुप C की एक साथ होगी, एक ही सीनियरिटी रहेगी और इनको अंतर विभाग परिवर्तन करने की भी स्थानांतरण पॉलिसी के अंतर्गत छूट होगी। ये भी एक अलग कैडर के नाते से बनाया है, जिससे अलग अलग विभागों की जो सेवा शर्तें हैं, अलग अलग समय की उनकी सीनियरिटी होती है, उसको सबको कॉमन करके एक बहुत बड़ी सुविधा ग्रुप C के लोगों को ये दी गई है। हमारी 5 वर्ष पुरानी जो हरियाणा एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाई थी 2015 में,
उसकी जगह अब नई पॉलिसी 2020 ये बनाई है जो 1 जनवरी से लागू होगी। अलग से इसके लिए आप लोगों के माध्यम से हम सारी संबंधित लोगों को ये बताएंगे। इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं वो भी नए जो हैं वो सब 1 जनवरी से लागू होंगे। बहुत जल्दी आपको इसके लिए अलग से जानकारी दी जाएगी। ग्रुप डी और सी की भर्ती के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये हुआ करेगा। इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसके माध्यम से हर वर्ष परीक्षा होगी और इस परीक्षा के बाद जो मेरिट के आधार के ऊपर हर एक विभाग 3 गुना मेरिटोरियस ऐसे जो सहभागी हैं उनको लेकर विभाग के अनुसार टेस्ट करेंगे ताकि उसमें उनकी भर्ती हो सके। इसमें हर एक जो परीक्षार्थी है अभ्यर्थी है उनको बार बार परीक्षा ना दे करके वर्ष में 1 बार अथवा 2 बार ये योग्यता के आधार पर CET का टेस्ट कराने के बाद उनको बार बार फीस नहीं भरनी पड़ेगी और बार बार ऐसी लंबी परीक्षाओं में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि CET की योग्यता के आधार पर उनको सबको नौकरी दी जाएगी। ऐसा ये प्रावधान हमने किया है। और इस CET के परीक्षा का हर वर्ष अभ्यर्थी चाहे तो अपने स्कोर को अच्छा इम्प्रूव करने के लिए वो पुनः एग्ज़ाम भी दे सकता है, ऐसी सुविधा भी दी गई है। एजेंडाज तो लगभग 37 थे, लेकिन मुख्य एजेंडाज मैंने बताए हैं। इस अनुसार ये सब निर्णय किए गए।